हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग रेलवे ग्रुप डी जो 1 अक्टूबर से 27 दिसंबर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे। ये आज की क्लास पिछली शिफ्टों की पूरी निचोड़ के साथ लाई गई है। सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो पिछली शिफ्ट में आए हुए थे। और इसमें हम लोग जीके जीएस साइंस और जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने हुए हैं वो सारे इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन है। ये अब मैराथन होने वाली है। जो पिछली शिफ्टों में सारे क्वेश्चंस जो एनालाइज करवाए हुए हैं वो सारे इसमें हम लोग देखेंगे। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम लोग टिस्को कहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भिलाई में है, जमशेदपुर में है, राउरकेला में है या दुर्गापुर है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन चुका है पहले एग्जाम में। तो इसे अच्छे से देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं जो टिस्को है ये जमशेदपुर में आपको मिलेगी। ठीक है, जमशेदपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को कहते हैं, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। झारखंड के कहाँ पड़ेगा? जमशेदपुर में। आप लोग देखिए, 26 अगस्त 1907 को दोराबाजी टाटा ने इसे स्थापित किया था। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सारे देख के आप लोग जाइए, क्योंकि ये आज की मैराथन क्लास होने वाली है, संडे स्पेशल। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, हृदय में रक्त का संचार किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? ये सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। देखिए, मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया या आप लोग देख सकते हो हृदय। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, ये कह क्या रहा है? हृदय में रक्त का संचार किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? अगर इसमें देखा जाए तो हृदय खुद करेगा। ठीक है, रक्त का संचार हृदय खुद नियंत्रित करता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, आप लोग हृदय में रक्त का संचार जो होता है मुख्य रूप से स्वयं हृदय की पेशियों और विशेष चालन प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिएगा। हृदय के भीतर स्थित एक प्रकृति पेसमेकर जिसे सिनोट्रायल नोड, ठीक है, कहा जाता है, विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जो हृदय की धड़कन की दर और लय को नियंत्रित करता है या निर्धारित करता है। देखिए यहाँ पे इससे रक्त पूरे शरीर में पंप होता है। तो ये क्वेश्चन बन भी चुका है कि शरीर में जो पंप का रक्त का पंप कौन करता है? तो वो करेगा लीवर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इस दर को केवल बाहरी रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जैसे तनाव या व्यायाम के दौरान। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन चुका है। तो ये चीज़ें आप लोग देख के जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस क्लास से प्रॉफिट हो सके। और एक प्यारी कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस करनी है और बस आप हम पे सारा चीज़ें छोड़ दीजिए। हम आपके लिए देख ही सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी उसमें से थोड़ी अगर मेहनत करेंगे तो आप लोग भी सिलेक्शन पा लेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में आतंकी ठिकानों पर हमला किया? ठीक, ऑपरेशन सिंदूर किस देश के साथ चलाया गया? तो चीन, म्यांमार या पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो ये आप लोग रट ही चुके होंगे कि पहलगाम में जो हमला हुआ था, ठीक है, ये पाकिस्तान से संबंधित है। ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारतीयों को मारा गया था, हिंदू भारतीयों को। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे। देख सकते हैं आप, भारत ने मई सन 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था।
इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे हम लोग पीओके कह सकते हैं, में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों पर सटीक हमले किए। तो ये चीज़ें हैं जो ये तो आप लोग रट ही चुके होंगे कि मतलब रट क्या चुके हैं, तो अभी बीता ही है हम लोग में पे, तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में, लाहौर में, ढाका में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो इनको अच्छे से देखिए। और जो मतलब अगर आपने हमारी पिछली एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो वो सारी देख कर तब भी एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसी से क्वेश्चन हम लोग फंसाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से करिए। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछा जाए कहाँ की गई थी, तो आप सभी लोग जानते हो ढाका। ठीक, ढाका कहाँ पड़ता है? ये बांग्लादेश में ढाका पड़ता है। बांग्लादेश की अब करंट में तो ये राजधानी ही है। ठीक, पहले पहले एक ही मतलब भारत में ही था ना, अब अलग हो गया। देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से देखना है। यह भारतीय मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करके, ठीक है, करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वैकल्पिक राजनीतिक समूह के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि जो मुस्लिम लीग ही था, ये मतलब कांग्रेस के ही समान स्थापित किया गया था, उनके मतलब वैकल्प लेके, मतलब मुसलमानों के हितों को देख के। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देखिए। इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। कराची अब कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में आपको छोड़ना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से कीजिए। और अगर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए एक कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, 4, 5 या 6? तो ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए कोशिका के अगर देखें हम लोग भाग, तो आप सभी लोग जानते हैं कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रट के तभी जाना है, छोड़ना नहीं है। देखिएगा यहाँ पे एक कोशिका के मुख्य रूप से कितने 3 भाग होते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये तीनों भाग आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। कोशिका द्रव्य के भीतर कई छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख के जाइए, तभी क्वेश्चन आप वहाँ पे बना पाएंगे। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। कलिंग सुपर कप सन 2025 फुटबॉल से संबंधित है। किस टीम ने जीता है? ईस्ट बंगाल ने, एफसी गोवा ने, या जमशेदपुर एफसी ने, या मोहन बागान ने? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो कलिंग सुपर कप सन 2025 जो फुटबॉल से संबंधित है, ये एफसी गोवा ने जीता है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो ये आप लोग रट लीजिए, क्योंकि ये पूछ चुका है और रिपीट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, एफसी गोवा ने 3 मई सन 2025 को कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुए फाइनल में जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर कलिंग सुपर कप ये जीत चुका है। ठीक है, तो ये किसको हराया है? जमशेदपुर एफसी को एफसी गोवा ने हरा के जीता है। ये कहाँ हुआ था? तो ये कलिंग स्टेडियम, जब आप सभी लोग जानते हैं उड़ीसा भुवनेश्वर में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए एफसी गोवा का दूसरा राष्ट्रीय कप खिताब था। तो ये जो एफसी गोवा कप था, ये दूसरा राष्ट्रीय कप इसका खिताब माना जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक है, पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, या काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है, या टाइलिन पाया जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर इसमें हम लोग देखें
लार में अगर एंजाइम देखें कौन सा पाया जाता है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है टाइलिन। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा, टाइलिन पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखिए लार में मुख्य रूप से टाइलिन, जिसे लार एमाइलेज भी कहा जाता है, और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। टाइलिन स्टार्च के पाचन में मदद करता है, इसे सरल शर्करा में तोड़ना शुरू करता है। तो ये चीज़ें भी देख लीजिए। पेप्सिन पेट में स्रावित होता है, तो पेप्सिन के भी बारे में देख लीजिएगा। और प्रोटीन जो होती है का पाचन करता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिए पेप्सिन से भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन अग्न्याशय द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये अग्न्याशय द्वारा निर्मित होंगे। ठीक है, और छोटी आंत में प्रोटीन पाचन में शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन अगर आप देख के जा रहे हैं तो इससे क्वेश्चन अच्छे से आप फंसा के आ सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला किसने रखी थी? मोहन भागवत ने रखी थी, या आप लोग देखिए यहाँ पे नितिन गडकरी ने रखी थी, या उद्धव ठाकरे ने, या नरेंद्र मोदी। ठीक, नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने ही नागपुर में यहाँ नींव रखी है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, ने 30 मई सन 2025 को महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नए विस्तार भवन, जिसे माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर कहा जाता है, तो ये नाम भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, की आधारशिला रखी है। तो कब रखी है? 30 मई सन 2025 में मोदी जी ने। ठीक है, इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, फुल फॉर्म भी देख लीजिए, के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ठीक है, इस केंद्र का उद्देश्य क्या था, आप लोग देखिए। ठीक है, तो ये यहाँ से कट गया है, तो ये आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बने चुके हैं अभी तक। देखिए यहाँ पर, किस फाइलम की जंतुओं में ऊतक नहीं पाए जाते हैं? मोलस्का में, पोरीफेरा में, या स्त्रीडेरियन में, या इकैनोडर्मेटा में? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए अगर इसमें हम लोग बात करें, ऐसा कौन सा पोरीफेरम है, ठीक है, या फाइलम की जंतुओं में, मतलब ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें तो ऊतक नहीं पाए जाएंगे? तो अगर इसमें देखा जाए तो पोरीफेरा जो है इसमें ऊतक नहीं मिलेंगे, और सभी में ऊतक आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए फाइलम पोरीफेरा के जंतुओं में वास्तविक ऊतक नहीं पाए जाते हैं। वे बहुकोशिकीय जीव हैं, लेकिन उनमें केवल सेलुलर स्तर का संगठन होता है, जहां विभिन्न कोशिकाएं विशेष कार्य करती हैं, लेकिन ऊतकों के रूप में व्यवस्थित नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है, तो आप लोग देख के ही जाइएगा। देखिए पोरीफेरा अभी हमने देखा है, इन जीवों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। ठीक है, तो स्पंज की श्रेणी में इसे रख सकते हो आप। ठीक है, इसमें सच्चे ऊतक या अंग नहीं होते हैं। मोलस्का, इस फाइलम में जंतुओं में ऊतक और अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणाली होती है, तो मोलस्का के बारे में देख लीजिएगा। निडेरिया में देख लीजिए आप लोग, इसमें सच्चे ऊतक पाए जाते हैं और ये ऊतक स्तर का संगठन प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग देखिए। यहाँ पे दिया है इकैनोडर्मेटा, इसमें अंग प्रणाली का अच्छी तरह से विकास होता है।
तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग देखेंगे। ठीक है, इन सभी में ऊतक पाए जाएंगे, बट पोरफिरा में ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें भी देख लीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है जो जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम हो सकता है, या कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, या लोहा हो सकता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे इसका राइट आंसर है कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम जल में भी विलेय होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड एक उच्च गलनांक वाला यौगिक है और यह जल में भी विलेय माना जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें भी आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग लेके आए हैं, तो आप इनको अच्छे से देखिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन सकता है उसे छोड़िएगा मत। देखिए, एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस एथलीट ने जीता था। तो आप लोग बताइए, पीटी ऊषा ने जीता, या कमलजीत संधू ने, या सचिन नाग ने जीता, मिल्खा सिंह ने जीता। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। अगर स्वर्ण पदक हम लोग देखें, वो भी एथलीट, ठीक है, और एशियाई खेलों में, तो ये सचिन नाग जो थे, इन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है एथलीट में एशिया के लिए। ठीक है, एशियाई खेलों में। ठीक, तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, भारत ने 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। यह पदक तैराक सचिन नाग ने, ठीक है, पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में जीता था। तो ये 100 मीटर की थी और एथलीट में जीता था। ठीक है, सचिन नाग ने जीता था। 1991 में कहाँ आयोजित हुए थे, अपनी नई दिल्ली में, भारत में। एशियाई खेल थे ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। वो भी एक कौन सा पदक था, तो ये स्वर्ण पदक था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएंगे। तो आपको मेन पॉइंट आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसमें के। ठीक है, क्योंकि मतलब पूरी क्लास फिर से देखना आपके लिए मुश्किल होगा, तो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। देखिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। सप्लीमेंट्री प्रणाली का क्या अर्थ या कार्य है। देखिए, हड्डियों की संरचना, शरीर की सुरक्षा करना, भोजन का पाचन करना, या श्वसन में सहायता करना। तो सप्लीमेंट्री का आपको कार्य बताना है क्या होता है। देखिए, अगर इसमें हम लोग देखें, सप्लीमेंट्री प्रणाली का यदि कार्य देखा जाए तो शरीर की सुरक्षा करना इसका बिल्कुल काम होता है। ठीक है, शरीर की सुरक्षा करना। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, सप्लीमेंट्री प्रणाली, जिसे पूरक प्रणाली भी कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य कार्य रोगजनकों की पहचान करके उन्हें नष्ट करना और शरीर को संक्रमण से बचाना होता है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य कार्य आप मान सकते हो, शरीर की सुरक्षा करना, ये इसका मेन वर्क है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इनको आप छोड़ के नहीं जाइएगा। देखिए, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 या 35। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब कहीं लोकसभा देगा, कहीं राज्यसभा देगा, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी को देकर उनकी आयु तो पूछता है। न्यूनतम आयु आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे तो आपको भूलना नहीं है। यहाँ पूछ रहा है लोकसभा, तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होगी, 25 वर्ष। ठीक है, अभी राज्यसभा दे देता तब 30 वर्ष होता। ठीक है, एक बार फिर से, लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। आपको यदि राष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष, राज्यपाल बनना है 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष, इन सभी के लिए ये 35 होगी। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अभी 18 वर्ष अगर दे देता तो मतलब पहले 21 वर्ष वोट डालने की थी, लेकिन अब 18 वर्ष कर दी गई है वोट डालना। ठीक, तो ये वोट डालने के लिए आप कर सकते हो। ठीक, अभी 21 वर्ष दे दिया होता
तो आप सभी लोगों को पता होता कि 21 वर्ष जैसे ग्राम सभा के जैसे पंचायत वगैरह हो गया, ठीक है, प्रधानी वगैरह हो गया, तो इसके लिए ये कर सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए, अपना आंसर सटीकता से बना के जाइए, ठीक, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ठीक है, लोकसभा 25 वर्ष, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 खा में निर्दिष्ट है, ठीक है, ये अनुच्छेद भी देख लीजिए, 84 खा में बताया गया है यह, ठीक है। 18 वर्ष की आयु क्या होती है, मतदान जैसे वोट वगैरह डालना है तो 18, पहले 21 थी, अब 18 कर दी गई है, के लिए न्यूनतम आवश्यक मतलब होनी चाहिए। देखिए, जबकि 30 वर्ष अभी हमने बताया कि राज्यसभा के लिए होती है, ठीक है। अब राज्यसभा का कोई मतलब चुनाव लड़ रहे हो तो आपके लिए 30 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष अभी हमने बताया, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, ठीक, तो इन सभी के लिए होगा, ठीक, न्यूनतम आयु मानी गई है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। 21 वर्ष रह गया है, 21 वर्ष आप जानते हैं प्रधानी वगैरह, और कह सकते हो कि गांव का जैसे पंचायती वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आप लोग अच्छे से देखिए, इनसे क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये सारे पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप छोड़ के नहीं जाइए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है सारे याद करके जाइए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता या अनुदान कह सकते हो, ठीक है, प्रदान किया जाता है, ठीक है, सहायता अनुदान आपको बताना है, ठीक है। जैसे कोई मतलब केंद्र सरकार को बताया गया है, जो केंद्र सरकार है तो किसी भी राज्य में जैसे खाना वगैरह नहीं है पूर्ति, ज़्यादा जहाँ चावल नहीं वहाँ चावल पहुँचाएगा, ये चीज़ें अनुदान यानी सहायता देना किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 265, ठीक है। तो आप लोग बताइए। देखिए, केंद्र सरकार जो होती है मतलब किसी को भी किसी राज्य को अनुदान दे सकती है, सहायता दे सकती है, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 275 में यहाँ बताया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया भी गया, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुछ राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे राज्यों को जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है अनुदान प्राप्त कर सके, ठीक। जैसे कि कोई मतलब जैसे कोई राज्य में चावल नहीं हो रहा है तो वहाँ चावल पहुँचाना, गेहूँ नहीं हो रहा है गेहूँ पहुँचाना, ठीक, यहाँ से ले जाना दूसरे राज्य में पहुँचाना, तो ये केंद्र सरकार का वर्क है। और बताया गया है 275 में, रुपयों की कमी है तो उसे रुपये भी देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। इन अनुदानों की सिफारिश वित्त आयोग द्वारा की जाती है, तो वित्त आयोग से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अनुच्छेद 280 में बताया गया है वित्त आयोग, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से देखिए, वित्त आयोग मतलब यह सहायता मतलब सिफारिश करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 280 ये दिया भी गया है, 280 में वित्त आयोग की स्थापना संबंधित है, ठीक है, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है, ठीक है। इसका यही कार्य है, केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण ये करता है, ठीक है। 41 और कह सकते हो 41 और 62 के अनुपात में। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछ चुका है। कुछ इसमें से पूछिए, कुछ मतलब पूछ सकता है, ये चीज़ें हैं। देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य ने स्थापित किया है? केरल ने किया है, उत्तराखंड ने किया है, या आप लोग देखिए राजस्थान या तमिलनाडु। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग देखें मदर मिल्क बैंक की स्थापना अगर देखें कहाँ की गई है, तो ये उत्तराखंड राज्य में की गई है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य ने इसकी स्थापना की है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, उत्तराखंड में अनाथ और ज़रूरतमंद नवजात शिशुओं के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया। इस पहल का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करना है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से भी बन रही हैं। देखिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। आप देख भी सकते होंगे कि 1 नंबर का कंटेंट है। देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में
परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पुतली द्वारा करते हैं, या दृष्टि पटल द्वारा, या पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा, या परितारिका द्वारा? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग अभिनेत्र में यदि देखें, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के बारे में यदि देखें तो पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब ये स्थिर होती है तो लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये इसका वर्क है। देखिए यहाँ पे इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे दिया गया है पुतली द्वारा। ठीक, पुतली क्या करता है? देखिए, पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। पुतली का कार्य क्या होगा कि जो प्रकाश मतलब आएगा उसको नियंत्रित करेगा, आँख में जो प्रकाश आएगा उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, दृष्टि पटल द्वारा। ठीक, दृष्टि पटल का क्या कार्य होता है? देखिए, दृष्टि पटल आप जिसे रेटिना भी कह सकते हो, वह स्क्रीन है जिस पर छवि बनती है। ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं रेटिना पे छवि बनती है, इसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा ये फोकस दूरी को समायोजित करती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा है ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखिए परितारिका द्वारा। देखिए, परितारिका जिसे आप लोग आइरिस कह सकते हो, आँख का रंगीन हिस्सा है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, आइरिस। तो ये चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देखिए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन सन 2025 महिला वर्ग की विजेता कौन है? ठीक है, इगा स्विएटेक है, या आप लोग यहाँ देख सकते हो एरिना सबालेका है, या मेडिसन कीज है, कोको गॉफ है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करें, महिला किताब की यदि बात करें, तो ये मेडिसन कीज जो हैं, इन्होंने यह अवार्ड जीता है। आप लोग यहाँ देखिएगा, सन 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब मेडिसन कीज ने जीता था। उन्होंने फाइनल में 2 बार की गत चैंपियन आर्याना सबालेका, ठीक है, को 6-3 और 2-6 और 7-5 से हराया था। ठीक है, यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। और यहाँ पे ये हो गया ना। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चालू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये कुछ टाइपिंग में एरर हो गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं ग्रहण, या नाइट्रोजन करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, मीथेन करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पहले तो ये समझिए। ये कह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, प्रक्रिया, तो पौधे कौन सी गैस जो होगी वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, मतलब ग्रहण करने की बात कर रहा है, वो भी गैस को। ठीक है, तो ग्रहण करने की जब बात करेगा तो आप सभी लोग जानते हो, पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल H2O का उपयोग करके अपना ग्लूकोज कह सकते हो, जिसे भोजन कहते हैं, ठीक है, बनाते हैं, और ऑक्सीजन जैसे कह सकते हो O2 गैस छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक, तो वही बताया गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी ये ग्रहण करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो होगी वो रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये भी बन सकता है कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, वो भी सूर्य नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओ, मतलब पौधे नहीं कर पाएंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए, इनका सभी का राइट आंसर बताइए। देखिए ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में अभी पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप लोग छोड़िएगा नहीं। देखिए दशहरा हिंदू कैलेंडर के डॉट डॉट महीने में मनाया जाता है। कार्तिक का यहाँ लिखा है, कार्तिक होगा, ठीक। आषाढ़, अश्विन या चैत्र। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आप अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इससे प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो उनको ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। और एक प्यारी सी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि हमारा आपको जो कंटेंट और जो ये हम क्वेश्चन जो एनालिसिस करा रहे हैं कैसा लगा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन ये आज की मैराथन क्लास है, थोड़ी ये लंबी क्लास होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो पिछली शिफ्टों में आ चुके हैं वही सारे इसमें हम लोग देख रहे हैं। देखिए दशहरा हिंदू कैलेंडर के डॉट महीने में मनाते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं अश्विन महीने में मनाते हैं, ठीक है। दशहरा कहाँ मनाएंगे, अश्विन महीने में मनाएंगे। और ये जो चैत्र था, ठीक है, चैत्र जिसे कहते हैं, ये चैत्र जो होता है हिंदू कैलेंडर महीने का पहला महीना होता है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए बताया हमने। देखिए दशहरा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार नवरात्रि उत्सव के समापन का प्रतीक है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है, ठीक। तो वही बुराई पर अच्छाई की जीत बता रहा है, ठीक। राम ने मारा था ना रावण को, तो ये चीज़ें हैं जो इससे संबंधित हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। तो आज की क्लास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसे आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा। देखिए यहाँ पे अगर इसमें से क्वेश्चन बन जा रहे हैं, वहाँ पे देखिए सन 2025 में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो आपको ये बताना है राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री ने, या आप लोग नीति आयोग। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अगर इसमें देखें हम लोग गवर्निंग काउंसिल की अगर बैठक देखें किसने की है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने की है। किसकी है, नीति आयोग की। तो आप सभी लोग जानते हैं जो प्रधानमंत्री देश का होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। पहले योजना आयोग चलता था, तो उसके सबसे पहले पूछता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, ठीक। इस समय तो आप सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं। तो देखिए यहाँ पे नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो 24 मई सन 2025 को हुई नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तो करेंगे, क्योंकि वही भैया करेंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष ही हैं उसके, ठीक है। तो अध्यक्ष ही तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए हृदय के किस चैम्बर में ऑक्सीजन रहित रक्त आता है, बाएं एड्रियम में, या दाएं एड्रियम में, या बाएं वेंट्रिकल में, या दाएं वेंट्रिकल में। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हृदय के किस चैम्बर में ऑक्सीजन रहित पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो दाएं एड्रियम में आता है ऑक्सीजन रहित रक्त, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से देखिए अगर नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसे दाएं एड्रियम, ठीक है, ठीक है, यहाँ फिर दाएं वेंट्रिकल, ठीक, बाएं एंड्रियम, ठीक, बाएं वेंट्रिकल, ठीक। तो ये चारों आप लोग अच्छे से देखिए। शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन रहित रक्त महाशिरा के माध्यम से हृदय के दाएं एंड्रियम में आता है, वहाँ से यह दाएं वेंट्रिकल में जाता है और फिर फेफड़ों में पंप होता है, ठीक है। तो फेफड़ा पंप करने का कार्य करते हैं रक्त को, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ यह ऑक्सीजन
युक्त होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम द्वारा, थायराइड द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐच्छिक गतिविधियां पूछ रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं ऐच्छिक गतिविधियां कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा? नहीं करेगा, सेरिब्रम करता है। ठीक है, ऐच्छिक गतिविधियां कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। यही अगर अनैच्छिक गतिविधियां होता तो कौन करता? सेरिबेलम करता। अनैच्छिक गतिविधियां मीन्स कि जैसे आप लोग कह सकते हो कि अनैच्छिक गतिविधियां, खांसना हो गया, ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार थोड़ी ना होगा। खांसना, छींकना, सूंघना, ये सारी चीज़ कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। ये हम मतलब ये अनैच्छिक गतिविधियां हैं। ठीक है, ऐच्छिक जैसे कोई भी सेरिब्रम क्या काम करता है? सोच, कोई नई नई बातें सोचना, विचारना। ठीक, कोई भी नई चीज़ें होंगे वो कहूँगी वो सेरिब्रम करेगा। ठीक है, और वही ऐच्छिक गतियाँ ऐच्छिक गतिविधियाँ मतलब हम जो सोचते हैं वही करेंगे, ये चीज़ें बता रहा है। ऐच्छिक का मतलब ये होता है। ठीक, तो ये सेरिब्रम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है बहुत बड़ी। ठीक है, क्या हुई है कि अनैच्छिक गतिविधियाँ, ठीक है, ऐच्छिक करेगा सेरिब्रम। ठीक है, लेकिन अगर अनैच्छिक पूछे तो अनैच्छिक आप लोग सभी लोग जानते हो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, ठीक, वो करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक, मस्तिष्क का एक भाग है। ठीक, वो करता है अनैच्छिक गतिविधियों का पर नियंत्रण, जैसे चीखना, खांसना वगैरह, ये सारी चीज़ें। मेडुला ऑब्लांगेटा क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है। ठीक, लेकिन सेरिबेलम का कार्य क्या है तो ये भी बता दो। ठीक, तो इसका कार्य होता है कि मतलब कह सकते हो कि मतलब वो नियंत्रण करने का कार्य करता है। सेरिब्रम जो होगा, सॉरी सेरिबेलम जो होता है ये नियंत्रण करने का कार्य करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। जैसे ये क्वेश्चन बन चुका है कि साइकिल से एक व्यक्ति जा रहा है तो गिर नहीं रहा है, तो शरीर का कौन सा मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो उसे कंट्रोल कर रहा है? तो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये भी बन सकता है कि शराब जब ज़्यादा पीते हैं तो शरीर जो मतलब मनुष्य यदि शराब पी रहा है ज़्यादा तो वो मतलब देखते होगे आप लोग कि वो लुढ़क फुढ़क के चलता है, तो शरीर का मस्तिष्क का कौन सा भाग उसका नष्ट हो रहा है? तो ये सेरिबेलम नष्ट हो रहा है, तभी वो संतुलन बनाने का कार्य सेरिबेलम करता है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप लोग यहाँ पे मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण, ठीक, ऐच्छिक गतिविधियां कहेगा तो सेरिब्रम करेगा। ये प्रामस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क का ये भाग माना जाता है, द्वारा होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का मुख्य और सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अगर मुख्य और सबसे बड़ा पूछे तो सेरिब्रम, और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क का कौन सा मतलब छोटा मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, इसे सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क या मिनी मस्तिष्क आप कह सकते हो। यह चेतन क्रियाओं जैसे सोचना, बोलना, तर्क करना और भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। तो ये किसका काम होगा? सेरिब्रम का यह कार्य होता है। नई नई बातें सोचना, ठीक, तर्क करना, ठीक, भावनाओं जैसे ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेरिबेलम आप लोग यहाँ देख सकते हो। शरीर में क्या काम करता है? संतुलन बनाने का कार्य करता है। मुद्रा, स्वैच्छिक मांसपेशियों की गतिविधियों के समन्वय में मदद करता है। ठीक, तो ये इसमें आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर से हम बताएंगे। तो ये सेरिब्रम होगा, तो ये सबसे, एक बार देखिए, सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा होगा, लेकिन यही अगर छोटा पूछेगा तो सेरिबेलम होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसे छोटा मस्तिष्क कहते हैं सेरिबेलम को। ठीक है, और सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? नई नई बातें सोचना, बोलना, तर्क करना और भावनाओं से संबंधित। लेकिन अगर सेरिबेलम से पूछ ले तो इसका क्या होता है? शरीर में संतुलन बनाए रखना, मुद्रा, स्वैच्छिक मांसपेशियां वगैरह, मांसपेशियों की गतिविधियों, ये सारी कार्य आप लोग इससे करा सकते हैं। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। यही अगर मेडुला ऑब्लांगेटा पूछ ले तो अनैच्छिक क्रियाएं करने का वो कार्य करता है, जैसे छींकना हो गया, खांसना हो गया, ये सारी चीज़ें अनैच्छिक जो हमारे इच्छा के अनुसार ना हो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, थायराइड एक ग्रंथि है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं। थायराइड ग्रंथि आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो हार्मोन का उत्पादन करती है
और इसका सीधा नियंत्रण ऐच्छिक गतिविधियों से नहीं मान सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि आप मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 24। आशा करते हैं ऊपर वाले में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए 1991 में आर्थिक सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, ठीक। तो प्राथमिक लक्ष्य आपको बताना है कि क्या था 1991 में जो एलपीजी आया था, ठीक है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना, सरकारी नियंत्रण को और बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए केवल कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं केवल लगा है तो होगा नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना इसका बिल्कुल काम था, ठीक है। तो ये 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे इनका ये मुख्य लक्षण या लक्ष्य आप मान सकते हो, उद्देश्य मान सकते हो, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन चुका है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय के प्रधानमंत्री थे। यहीं पर वित्त मंत्री पूछ देता तो आप सभी लोग जानते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने ही यह राय दिया था। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख के जाइए क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज वहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। देखिए 1991 में आर्थिक सुधारों जैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति थी ये एलपीजी, ठीक है, का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना था जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए खुल सके। इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी नियंत्रण को कम करना और अर्थव्यवस्था की दक्षता बढ़ाना था, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये आ चुका है, इससे रिलेटेड आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हो, धात्विक बंध या हाइड्रोजन बंध। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध ये बनाते हैं, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे आप लोग देखिए एलिफैटिक यौगिकों में कार्बन परमाणु आपस में और अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। आपस में इलेक्ट्रॉन को मतलब साझा करके बनाते हैं, इसलिए सहसंयोजी बंध कह सकते हो। ये मजबूत और स्थिर बंध कार्बन के परमाणुओं को जोड़ते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप लोग वहाँ छोड़ के नहीं आइएगा। देखिए आयनिक, धात्विक और हाइड्रोजन बंध एलिफैटिक कार्बन यौगिकों की मुख्य संरचना में नहीं पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 26। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा या रंध्र के द्वारा या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। देखिए यहाँ पे पौधों में पूछ रहा है पानी का परिवहन, ठीक। तो आप सभी लोग जानते हैं जाइलम जो होता है पौधों में पानी का परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। लेकिन वो फूड वगैरह हो गया, खाना वगैरह था, ठीक। तो ये फ्लोएम करेगा, मतलब पूरे शरीर में पहुंचाने का कह सकते हो पौधों के, या पूरे, ठीक है। पौधों में जाइलम जो होता है ऊतक जल और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक। जड़ से जाएगा, ठीक है। यह परिवहन एक दिशीय होता है, यानी केवल जड़ों से ऊपरी हिस्सों की ओर जाएगा, ठीक है। जड़ों से ऊपर ही जाएगा, एक दिशीय माना जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हो
यहाँ देखिए फ्लोएम के बारे में भी बताया गया है। फ्लोएम जो होता है पत्तियों में बने भोजन को वैसे शर्करा कह सकते हो, को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाता है। यह परिवहन द्विदिशीय होता है। तो इससे अगर फ्लोएम पूछे तो ये द्विदिशीय होगा, लेकिन यहीं अगर जाइलम पूछा जाए तो जाइलम जो होगा वो एक दिशीय माना जाता है, क्योंकि जड़ों से ऊपर जाएगा। तो ये है, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए रंध्र क्या होता है, पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, तो रंध्र छिद्र कह सकते हो। ठीक है, वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान कह सकते हो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, कोशिकांग है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्हें आप लोग अगर एग्ज़ाम में आ जा रहे हैं तो इन्हें छोड़ के आपको नहीं आना है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। हाल ही में किसे GEM का CEO नियुक्त किया गया है? मनन मिश्रा को, अजय बहादुर को या अनुराग शुक्ला को? इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं अजय बहादुर को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, यानी इसका फुल फॉर्म तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिस CEO का भी फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, के रूप में अजय बहादुर को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति हाल ही में की। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, अजय बहादुर को GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। मानव शरीर में किडनी का मुख्य कार्य आप लोग बताइए क्या होगा? देखिए रक्त को शुद्ध करने का कार्य होता है। किडनी को आप गुर्दा भी कह सकते हो। और यहाँ देख सकते हो भोजन का पाचन करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, मांसपेशियों को आराम देना। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए मानव शरीर में यदि हम लोग किडनी का अगर कार्य देखें तो आप सभी लोग जानते हैं रक्त को शुद्ध करने का यह कार्य करता है। जैसे अपशिष्ट पदार्थ वगैरह है, इनको इसमें से बाहर निकाल देता है। देखिए आप लोग, मानव शरीर में किडनी जो होता है, गुर्दा भी आप कह सकते हो, का प्राथमिक कार्य रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाना है। यह प्रक्रिया रक्त को शुद्ध करती है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बन चुका है तो इन्हें छोड़ के नहीं आइएगा आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए कालबेलिया नृत्य शैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये कालबेलिया आप सभी लोग रट चुके होंगे कि ये आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान का लोकगीत नृत्य मान सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ नीचे आइएगा, आप लोग देखिए यहाँ पे कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह कालबेलिया समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो अपनी सर्पाकार गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ठीक, सर्पाकार गतिविधियों के लिए, जो सांपों की हरकतों की नकल करती है। यह नृत्य और इससे जुड़े लोकगीत यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है। अमूर्त का अर्थ क्या होता है? एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। मूर्त होता है जिसे हम टच कर सके, अमूर्त होता है जिसे हम टच ना कर सके। जैसे नृत्य है ये, तो इसे हम टच कर सकते हैं? नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे अमूर्त यूनेस्को की धरोहर में आप जान सकते हो। ठीक है, राजस्थान के अन्य लोक नृत्यों में घूमर, भवाई और कच्ची घोड़ी शामिल हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान के कुछ और नृत्य हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? चॉकलेटी रंग का पिगमेंट जो त्वचा में पाया जाता है वह क्या है? केराटिन है, मेलेनिन है, या हीमोग्लोबिन है? हेमो लिखा है बट हीमो होता है। ठीक, ट्राइग्लिसराइड है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा?
देखिए चॉकलेटी रंग का अगर पिगमेंट देखें त्वचा में तो आप सभी लोग जानते हो ये मेलेनिन होता है। ठीक है, क्या होता है? मेलेनिन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेलेनिन वह वर्णक या पिगमेंट है जो मानव त्वचा, बालों और आँखों को उनका रंग देता है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यह भूरे या काले रंग का होता है और इसकी मात्रा ही निर्धारित करती है कि त्वचा कितनी गहरी दिखाई देगा। त्वचा काली होगी, गोरी होगी, कैसी होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 31। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं रेलवे ग्रुप। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने उसे सभी को फाड़ के रख दीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए। और अगर आपने पिछली जो हमने एनालिसिस की वीडियो कराई वो नहीं देखी तो उन्हें तुरंत जाके देखिए और अपना मतलब तभी पेपर देने जाइए, ऐसे नहीं जाइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1920, 1940 या आप लोग देख सकते हो 1935। तो आप सभी लोग जानते हैं लखनऊ पैक्ट की यदि बात करें तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इसी में क्या हुआ था अभी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता है, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। तो इसमें इसीलिए इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं क्योंकि इसमें क्या हुआ था, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, इसी में जुड़े थे ये लोग। ठीक है, यह समझौता लखनऊ में आयोजित दोनों दलों में के संयुक्त सत्र में हुआ था जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस की ओर से अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया जो उस समय एक महत्वपूर्ण निर्णय था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि इससे जो रिलेटेड आपके जो पॉइंट बनते हैं सारे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्योंकि ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सन 2025 किसे दिया गया था? आशा भोसले को, रतन टाटा को, राम सुतार को या सचिन को दिया गया था? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अगर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करें तो ये राम सुतार को दिया गया था। ठीक है, सन 2025 में अभी दिया गया है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है। देखिए मार्च सन 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए, ये मूर्ति वगैरह बनाते थे और देखिए यहाँ पे उन्हें कला के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक, तो इनको कला के क्षेत्र में मिला है। राम सुतार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जिसे हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जानते हैं का डिजाइन तैयार किया था जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, तो 182 इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसके भी फैक्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख नगद पुरस्कार उनको दिया गया था रुपया और स्मृति चिन्ह दिया गया था और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया था। तो ये चीज़ें भी मिली थी इनको। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं तो इन्हें आप लोग देखिए और इनका राइट आंसर भी बताते रहिए और छोड़ के तो नहीं आना है इनको। देखिए पौधों में किस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और श्वसन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के दौरान, नाइट्रोजन का अवशोषण या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए पौधों में अगर हम ऑक्सीजन का उत्सर्जन देखें तो प्रकाश संश्लेषण
के द्वारा, यानी आप अभी हमने ऊपर देख ही लिया है कि जो मतलब बताया ना कि मतलब रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी ऊपर था कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, मतलब छोड़ते नहीं, मतलब ग्रहण करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते थे और छोड़ते थे ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब छोड़ते हैं, ठीक। तो उत्सर्जन यानी बनाना, उत्सर्जन कह सकते हो, यानी बाहर छोड़ेंगे, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा तो छोड़ेंगे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे पौधे और इसका उत्सर्जन करेंगे ऑक्सीजन का, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधों कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य के, यहाँ पर देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी जिसे हम लोग भोजन कहते हैं, ठीक, बनाते हैं, और ऑक्सीजन यानी O2 उप उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। वही O2 जो होगी ऑक्सीजन, उसे ये लोग छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, ठीक। श्वसन तो आप सभी लोग जानते हैं, श्वसन के दौरान पौधों ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। जानवरों की तरह, ठीक, जानवर भी यही करते हैं, ठीक। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन क्या करेंगे, लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। ये श्वसन की प्रक्रिया है। देखिए, नाइट्रोजन का अवशोषण, यह प्रक्रिया पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक। नाइट्रोजन से पौधों की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक। वाष्पोत्सर्जन आप लोग देख सकते हो, यह पत्तियों से जलवाष्प के रूप में पानी के निकलने की प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको अच्छे से देखिए और इनका राइट आंसर आप लोग बताते रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, देखिए, वाइल्ड फिक्शंस एसेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। देखिए, झंपा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है या आप लोग देख सकते हो अमिताभ घोष के द्वारा, अरुंधति रॉय या विक्रम सेठ। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, वाइल्ड फिक्शंस अगर हम पुस्तक की बात करें तो अमिताभ घोष हैं, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, वाइल्ड फिक्शंस ए सेज पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक पिछले 25 वर्षों से साहित्य, भाषा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे विषयों पर उनके निबंधों का संकल्प है। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आप लोग बना के आ सकते हैं अगर अच्छे से देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, कुशीनगर थी, वैशाली थी या इंद्रप्रस्थ थे? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य की यदि हम बात करें तो ये पाटलिपुत्र जो थी यह इसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब हम लोग इसे क्या कहते हैं? पटना के रूप में आप जानते हैं, ठीक है। यह साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक थी और सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी के रूप में हमसे जान सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इनको अच्छे से देखिए, उनको छोड़ के नहीं आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो इसका राइट आंसर बताइए, ठीक। आप सभी लोग जानते हैं जो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, और इन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने मतलब वो क्या था उस सती प्रथा नहीं इन्होंने किया था, तो इन्होंने ही किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। महिलाओं से संबंधित था, क्या कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसमें मुख्य योगदान निभाया था, ठीक है। और इनको स्वामी विवेकानंद को तो सभी जानते हैं कि परमहंस मंडली की
स्थापना की है इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 में कहाँ की थी? मुंबई में। क्वेश्चन बन सकता है। इस संगठनों ने यह संगठनों नहीं है, इस संगठन ने वेदों की और मान्यताओं के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया और मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया। ठीक है, तो स्वामी दयानंद, ये भी इनका एक वर्ड पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो स्वामी विवेकानंद ने ही, सॉरी, दयानंद सरस्वती ने ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी गया है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 37 है ना, तो 37 का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है? एडिनिन पाया जाता है या थाइमीन या यूरेसिल, या इनमें से कोई नहीं? देखिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे आरएनए और डीएनए में कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? तो ये आपको एडिनिन मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में पाया जाता है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हो। एडिनिन एक प्यूरिन बेस है जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार एडिनिन, ग्वानिनीन, साइटोसिन और थाइमीन होते हैं। ठीक, तो इनको भी देख लीजिएगा। और आरएनए में नाइट्रोजनीय क्षार एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं, तो ये इसमें पाए जाएंगे। ठीक, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। और थाइमीन आप यहाँ देख सकते हो, थाइमीन केवल डीएनए में पाए जाते हैं, जबकि यूरेसिल केवल आरएनए में पाए जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आपको आना है। देखिए ग्लूकोज का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का स्रोत, ठीक है, अमीनो अम्ल बनाना, शरीर को ठंडा करना, या प्रोटीन निर्माण करना। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज आप कह सकते हो, अभी हमने देखा था ये भोजन के रूप में इसे यूज कर सकते हो, आज आप भोजन भी से कर सकते हो। ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या होगा? अभी आप भोजन वगैरह करते हो तो उसमें आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, यानी ऊर्जा नहीं मिलेगी शरीर में। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जो कोशिकीय श्वसन की, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, प्रक्रिया में के माध्यम से टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाएं ऊर्जा के लिए विशेष रूप से ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देखिए, इनका राइट आंसर आप लोग बताते भी रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था? शाहजहाँ था, बहादुर शाह जफर था, औरंगजेब था, दादरा शिकोह था। देखिए आप सभी लोग जानते हो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। लेकिन यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि शक्तिशाली लग गया है। ठीक है, अंतिम शक्तिशाली अगर मुगल बादशाह देखा जाए तो औरंगजेब मिलेगा, लेकिन अंतिम अगर देखा जाए तो बहादुर शाह जफर है, लेकिन वो अंतिम तो है बट शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं औरंगजेब 1618 से 1707 तक भारत के छठे मुगल सम्राट और महान मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने 1658 से 1707 ऐसा शासन किया है। ठीक है, तो इनका शासनकाल भी आप लोग देख लीजिएगा। उनके बाद के सम्राटों को अक्सर कम शक्तिशाली माना जाता था, और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, जिनका शासनकाल 1857 में समाप्त हुआ था। तो 1857 में ये बहादुर शाह जफर जो थे वही क्रांति में ये भी धर लिए गए थे। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए मांसपेशियों के संकुचन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? ठीक है, मैग्नीशियम की होती है, या आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सोडियम की होती है, कैल्शियम या पोटेशियम।
तो इसका राइट आंसर बताइए। मांसपेशियों के संकुचन में आप लोग बताइए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो कैल्शियम है मांसपेशियों के संकुचन में यह बिल्कुल सहायक होता है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम एक आवश्यक खनिज तत्व है। जब यह कह सकते हो यह क्रिया विभव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो कैल्शियम आयनन पेशीय कोशिका के आंतरिक भाग में मुक्त होते हैं, ठीक है, और ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं। यह प्रक्रिया ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन तंतुओं से हटा देती है, जिससे मायोसिन शीर्ष एक्टिन से बंध पाता है और संकुचन होता है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41। आज की ये क्लास महामैराथन होने वाली है, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड तक इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारी सी कमेंट करके हमको बताइए कि हमारी जो मैराथन है आपको कैसी लगी, ठीक है। तो देखिए, धातु के शोधन की विद्युत अपघटनीय विधि में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? कैथोड, एनोड, विद्युत अपघट्ट या लवण सेतु? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अगर हम लोग इसमें देखें, धातु के शोधन, जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उस समय जो अशुद्ध धातुएं होंगी, पूछ रहा है अशुद्ध धातुओं को हम क्या कहेंगे, तो एनोड कहोगे, उन्हें एनोड कहोगे अशुद्ध, लेकिन यही शुद्ध कहता तो कैथोड होता है, ठीक है। अशुद्ध एनोड और शुद्ध कैथोड, यहाँ शुद्ध अगर होता शब्द अशुद्ध की जगह तो कैथोड होता। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, विद्युत अपघटनीय शोधन प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में हम जान सकते हैं के रूप में उपयोग किया जाता है। शुद्ध धातु की एक पतली पट्टी को कैथोड के रूप में जानते हैं, ठीक। शुद्ध को हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड, और एनोड कहेंगे अशुद्ध को। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध धातु घुल जाती है और शुद्ध धातु कैथोड एक मतलब पर जमा हो जाती है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, इसकी विद्युत अपघट्ट की क्रिया भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो ये आप रट चुके होंगे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखा है। तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने यह पुस्तक 1942 से 1946 तक अहमदनगर किले की जेल में कैद के दौरान लिखी थी। तो ये डेट भी आप लोग देख लीजिए, ये कैद थे उस समय जेल में, ठीक है। तो तब उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप लोग इन्हें छोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 60 से 100, 20/80, 80/140, 120/100, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अब इतना बोला नहीं जा रहा है, बट आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मतलब अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, बट आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ये प्यारी सी कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में आपके लिए एक वीडियो, ठीक। वो भी एनालिसिस के, क्योंकि आप पहले वो क्वेश्चन लाओ, फिर उसका डिस्क्रिप्शन आपके लिए अच्छे उसमें से पॉइंट छांट के लिखो। तो ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत लगती है। तो आप एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और एक सब्सक्राइब तो आप करिएगा ही, और लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड तक इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके वहाँ मिलेंगे, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन देखना है, उसका डिस्क्रिप्शन देखना है। देखिए,
मनुष्य का औसत रक्तचाप यदि देखें तो 120 से 80 मिलेगा। ठीक है, 120/80। तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। देखिए, एक सामान्य वयस्क के लिए औसत या आदर्श रक्तचाप 120/80 मिमी HG माना जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग देख लीजिए। सबसे ऊपर की संख्या 120 है, जिसे सिस्टोलिक दाब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हृदय की धड़कन के सामान्य धमनियों में दाब को मापती है। तो ये सबसे ऊपर वाली है। ठीक, इसका नाम भी आप लोग देख लीजिए। नीचे की संख्या 80 है, जिसे डायस्टोलिक दाब के रूप में जाना जाता है। धमनियों में उस दाब को मापती है जब हृदय धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसे डायस्टोलिक के रूप में हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देखिएगा। यहाँ पे आप ये भी देख लीजिएगा, यह इस सीमा से बाहर की रीडिंग निम्न या उच्च रक्तचाप का संकेत दे सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, हड्डियों को जोड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं? देखिए, लिगमेंट्स कहते हैं, या आप लोग देख सकते हो टेंडन्स कहते हैं, या कंड्रोसाइट्स कहते हैं, या कोशिकाएं कहते हैं। तो देखिए, हड्डियों को जोड़ने की संरचना की अगर बात करें तो ये लिगमेंट्स होते हैं, जो हड्डियों के मतलब जोड़ने की संरचना मानी जाती है। ठीक है, वो कार्य करते हैं लिगमेंट्स। देखिए, यहाँ पे लिगमेंट्स हड्डियों को जोड़ों पर अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं। वे मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक बनाते हैं जो जोड़ों को स्थिर रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। जैसे टेंडेंस है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का ये कार्य करेंगे। टेंडेंस के बारे में देख लीजिए। कंड्रोसाइट्स देख लीजिए, उपस्थिति में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिकाएं जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयाँ हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, ये सारे क्वेश्चन आए हैं तो इन्हें आप लोग छोड़िएगा नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख नारा था। ठीक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जय हिंद, करो या मरो, भारत छोड़ो, भारत माता की जय। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या होगा। ठीक, तो ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में करा भी रखे हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर पूरी एनालिसिस की वीडियो हमारी देख के जाते हैं तो आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप करना भूलिएगा ही मत, क्योंकि इससे हमारा ज़्यादा मोटिवेशन मतलब बढ़ता है आपके प्रति। अच्छे मतलब वीडियो बनाने का मतलब ज़्यादा मोटिवेट होता है, हमारा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता है इससे। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में।